नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर जो टॉपिक है। न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर के टॉपिक के 2002 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन, आप प्रत्येक क्वेश्चन पर नज़र रखते हुए इन क्वेश्चन का आज अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है पोषक तत्व एवं फर्टिलाइजर। पोषक तत्व और फर्टिलाइजर का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में कौन सी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है आपके सिंगल सुपर फास्फेट। बात करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट, इसको अपन बोलेंगे एसएसपी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सुपर फास्फेट एक फास्फोरसधारी फर्टिलाइजर होता है। देखते हैं एसएसपी में कौन से तत्व प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेट 2002 के अंदर। तो जेट 2002 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया एसएसपी में आपके कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं। देखो, एसएसपी जो होता है, एसएसपी में एक होता है फास्फोरस और एक होता है सल्फर। तो फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो होती है आपके 16% और सल्फर की जो मात्रा है वो कितनी है आपके 12%। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखते हैं केवल फास्फोरस, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फास्फोरस व सल्फर बिल्कुल राइट है। फास्फोरस व कैल्शियम बिल्कुल गलत है। फास्फोरस, सल्फर और एक आता है आपका कैल्शियम, जो भी क्या है आपके गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगल सुपर फास्फेट में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? वो तत्व प्राप्त होता है फास्फोरस की मात्रा 16% और सल्फर की जो मात्रा है वो कितनी है आपके 12%। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, न्यून विश्लेषण उर्वरक जो है वे कौन से तत्व होते हैं? तो न्यून विश्लेषण जो तत्व है, यहां अपन बात करेंगे। देखिएगा, 2002 जेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यून विश्लेषण फर्टिलाइजर की बात करेंगे जिसके अंदर उसकी मात्रा 25% से कम हो, वो सभी फर्टिलाइजर किसके अंदर सम्मिलित है आपके न्यून विश्लेषण। जैसे अमोनिया सल्फेट के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है आपके 20% होती है। तो यहां पर बात करेंगे कि जैसे आप है ना इन चीजों को जैसे ये देखिएगा कि 25% से किस फर्टिलाइजर में उसके तत्व की मात्रा कम होती है, वो न्यून विश्लेषण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट नंबर जो 3 है वो है नींबू वर्गीय फलों में डायबेक रोग किस तत्व की कमी से होता है? 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे डायबेक की। तो देखो, डायबेक जो डिजीज होती है नींबू वर्गीय पौधों के अंदर, डायबेक क्या होता है जिसे उल्टा सूखा रोग भी कहते हैं। ये आपके कॉपर तत्व की कमी होने से नींबू वर्गीय फसलों के अंदर या नींबू वर्गीय फल वृक्षों के अंदर उसकी जो पत्तियां हैं वो पीछे की ओर मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कॉपर। कॉपर की बात करेंगे सीयू, जिसको अपन है ना सीयू सिंबल से दर्शा सकते हैं। जेट 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखो 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है राजस्थान की शुष्क व अर्ध शुष्क खेती के लिए बाजरा, जवार, मक्का में उर्वरक की मात्रा देते हैं। तो राजस्थान की शुष्क जो परिस्थितियां हैं, उन शुष्क परिस्थितियों में जो आपका बाजरा है, जवार है, मक्का है, तो इसके अंदर जो एनपीके जो यूज करते हो आप, एन या जो पी यूज करते हो, उसकी कितनी मात्रा का प्रयोग करते हो? तो सामान्य आपने देखा होगा जो ग्रेमनी कुल की फसलें हैं, ग्रेमनी कुल की फसलों के अंदर जो एनपीके का जो अनुपात है उसकी बात करेंगे, जिसे 100 से 120 केजी क्या देते हो आप? नाइट्रोजन देते हो। 40 से 60 केजी क्या देते हो आप? फास्फोरस देते हो। और पोटास की जो मात्रा है वो कितनी देते हो आप? 40 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आप देते हो। लेकिन राजस्थान के अंदर शुष्क जो कंडीशन होती है, शुष्क कंडीशन के अंदर आपकी जवार, बाजरा, मक्का है, इसके अंदर आप नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की मात्रा लोगे आप 40 केजी पर हेक्टेयर और फास्फोरस कितनी देते हो आप? 20 केजी। अब देखते हैं ये ऑप्शन किसके अंदर मिलता है। नाइट्रोजन 20 केजी, फास्फोरस 10 केजी, बिल्कुल गलत है आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाइट्रोजन 30 केजी, फास्फोरस आपके 20 केजी, ये भी बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर जो सी है, नाइट्रोजन 40 केजी और फास्फोरस 20 केजी, ये बिल्कुल आपका राइट है। नंबर 4 देखते हैं, नाइट्रोजन 60 केजी और फास्फोरस कितना है? 40 केजी, ये बिल्कुल आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्थानी कंडीशन के अंदर जो आपका बाजरा है, मक्का है, जवार है, इन फसलों के अंदर जो एन और पी का जो अनुपात लेंगे वो 40:20 के हिसाब से आप इनका क्या करते हो? यूज करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, हो सकता है आगामी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा यूरिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है।
जेट 2003 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यूरिया क्या है? तो देखो यूरिया के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। यूरिया का जो निर्माण है एक वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया और उस वोहलर नामक वैज्ञानिक ने वोहलर संश्लेषण विधि के द्वारा यूरिया का निर्माण किया गया। यूरिया के बारे में काफी बार आता है, यूरिया फर्स्ट कार्बनिक फर्टिलाइजर है। तो यूरिया एक किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? ये एक प्रकार के ऑर्गेनिक जो खाद के रूप में आता है, इसे ऑर्गेनिक खाद के रूप में माना जाता है। तो कार्बनिक फर्टिलाइजर या कार्बनिक खाद के रूप में इसे जाना जाता है। उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्न में से कौन सा यौगिक उर्वरक है? तो यहां पर बात करेंगे जेट 2003 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया आपके फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स के टॉपिक में, वो था आपके निम्न में से कौन सा यौगिक उर्वरक है? तो यहां बात करेंगे जो आपका अमोनियम फास्फेट है फर्टिलाइजर है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है फर्टिलाइजर है, डाई अमोनियम फास्फेट है फर्टिलाइजर है। तो ये तीनों के तीनों जो फर्टिलाइजर है वो क्या है? आपके यौगिक उर्वरक है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सभी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर है वो क्या है कि ये सभी के सभी फर्टिलाइजर यौगिक फर्टिलाइजर के अंदर सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जो जेट 2003 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन कहना चाह रहा है निम्न में से मुख्य पोषक तत्व है। तो जब मैंने आपको बताया कि जो पोषक तत्व है इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, एक आता है वायुमंडल से मिलने वाले, एक आता है मृदा से मिलने वाले। तो मृदा से मिलने वाले को हमने 2 भागों में बांटा था, एक आता है आपके वृहत और एक आता है आपका सूक्ष्म। तो यहां पर जो वृहत और जो सूक्ष्म है, वृहत और सूक्ष्म की बात करेंगे तो वृहत और जो सूक्ष्म है इनको, वृहत को भी हमने 2 भागों में बांटा है यहाँ पे। तो वृहत के अंदर देखो यहां पर 2 भाग था, एक आता है आपका प्राइमरी और एक आता है आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर एग्जाम्पल जो थे आपके एन, पी और के, सेकेंडरी के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एक आता है सल्फर। तो यहां पर जो मुख्य पोषक तत्व है वो कौन सा आपका? कैल्शियम, पोटास, जस्ता और एक कौन सा आता है आपके? गंधक। तो यहां पर जो आपका जो पोटास है, मुख्य पोषक तत्व कौन सा है आपका? पोटास है। यहां पर ये आपका मुख्य पोषक तत्व है और ये क्या है? आपके गौण पोषक तत्व है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीके जो है वो मुख्य पोषक तत्व है। 2003 जेट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, निम्न में से दीर्घकालीन आवश्यक पोषक तत्व है। तो निम्न में से दीर्घकालीन आवश्यक पोषक तत्व की बात करेंगे तो जो आपका फास्फोरस आता है ये क्या है? आपके दीर्घकालीन पोषक तत्वों की श्रेणी के अंदर आता है। ये लंबी अवधि तक पौधे के लिए क्या करता है? कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आप कहोगे सर इसका आंसर ये कैसे दिया? तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका जेट 2003 के अंदर आपसे पूछा गया है। यहां बात करेंगे अपन छोटी पत्ती रोग किसकी कमी से होता है? तो आपने देखा होगा कि नींबू वर्गीय प्लांटों के अंदर जो लिटिल लीफ होता है, छोटी पत्ती रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। लेकिन यहां पर नींबू वर्गीय प्लांट नहीं दे रखे हैं, इस कारण इसका जो राइट आंसर है वो क्या देना होगा आपको? जस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, नींबू वर्गीय प्लांटों में छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तांबे की कमी से। लेकिन यहां पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तांबा और जस्ता दोनों ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए आप है ना यहां पर आंसर क्या मानोगे? जिंक की कमी से लिटिल लीफ होता है। ये जेट 2003 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, उर्वरक देने की गहरी संस्थापन विधि किस फसल में काम में ली जाती है? तो उर्वरक देने की जो गहरी संस्थापन विधि है वो आपने देखा होगा, जब मैंने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड आपको पढ़ाया उसके अंदर मैंने बताया गहरा संस्थापन जो मेथड है वो किस फसल के अंदर अपनाया जाता है? आपके धान की फसल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप गहरी संस्थापन विधि के द्वारा किस फसल के अंदर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं? तो वो किसके अंदर करते हैं? आपके धान की फसल में। जेट 2003 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, पौधों के लिए निम्न में से गंधक का साधन है। तो पौधों को गंधक जो है, सल्फर है, वो किन किन के द्वारा प्राप्त होती है? तो इसके अंदर अपन बात करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा, जिप्सम के द्वारा, एक आता है गंधक तत्व के द्वारा और एक आता है उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, यहां पर देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इन तीनों के द्वारा पौधा है जो गंधक है उसको ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तंबाकू की फसल में कौन सा पोटास युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है? बहुत इंपोर्टेंट है।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, तंबाकू की फसल में कौन सा पोटास युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट बिल्कुल नहीं है, पोटेशियम जो सल्फेट आता है आपके, यहाँ पे आपने देखा होगा म्यूरेट ऑफ पोटास की जगह सल्फेट ऑफ पोटास का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 को काम में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तंबाकू की फसल में MOP का यूज न करके SOP को प्रमुख रूप से उपयोग में लेते हैं। सेकंड नंबर का इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखिए, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है? तो आपने देखा होगा कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो किसे कहा जाता है? फास्फोरस को। तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो क्या है आपका? फास्फोरस, और इसी कारण इसे एनर्जी करेंसीज के नाम से या कोशिका की मुद्रा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? ये जेट 2004 के अंदर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यहां पर बात करेंगे कि पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण था, जिसमें सूक्ष्म एलिमेंट्स की बात करेंगे, फे, मनकु, जन्मो, बक्कल, निकल, जिसके अंदर आपने देखा होगा हाइड्रोजन आपका क्या है? ये आपके वायुमंडल से मिलने वाला एलिमेंट्स है। जस्ता क्या है? आपके सूक्ष्म तत्व है। गंधक आपका क्या है? गंधक आपका जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। मैग्नीशियम क्या है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। तो यहां पर देखो जो राइट आंसर है, जो जिंक है आपका, वो क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स की श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि इसकी 1 ppm से पौधे को कम आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर देखो 15 जो है, डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट 2004 के अंदर आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जेट 2004 में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो डीएपी के अंदर 2 चीज होती है। डीएपी के अंदर एक होता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस की जो मात्रा है वो 46% होगी, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितना है आपके? 18% है। तो यहां पर देखिए डीएपी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है? तो निम्न में से जो जटिल उर्वरक की बात करेंगे, तो निम्न में से जटिल उर्वरक की बात करते हैं तो जो इफ्को सेकंड है वो क्या है आपके? निम्न में से जटिल उर्वरक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन नंबर जो 17 है, यूरिया उर्वरक प्रदान करता है। जेट 2005 के अंदर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, जो यूरिया है, यूरिया उर्वरक प्रदान करता है। तो यूरिया उर्वरक 20% नाइट्रोजन ऐसा नहीं है, 26% नाइट्रोजन ऐसा भी नहीं है, 46% नाइट्रोजन बिल्कुल जी हाँ, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। तो इसको फसल में देने से 46% नाइट्रोजन उसको प्राप्त होती है। एक आता है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, कार्बनिक खादें सुधार करने में सहायक होती है। कि जो कार्बनिक खाद्य होती है, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स होती है, वो 2005 के अंदर आपके जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे देखो क्या होता है, मृदा के भौतिक गुणों में सुधार, मृदा के रासायनिक गुणों में सुधार, मृदा के जैविक गुणों में सुधार, और एक आता है उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि जो खादें हैं, खादों का जो यूज है, खादों का यूज करने के कारण क्या होता है कि इसकी जो मृदा की जो फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल जो तीनों कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसके अंदर अपन बात करेंगे, कौन सा पोषक तत्व पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है। तो पोषक तत्व जो वानस्पतिक वेजिटेटिव जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए देखो यहाँ पर उत्तरदायी एलिमेंट्स जो है, यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका, कैल्शियम है। तो यहाँ बात करेंगे अपन, जो नाइट्रोजन है वेजिटेटिव जो ग्रोथ के लिए उत्तरदायी एलिमेंट्स है वो कौन सा आपका, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आवश्यक पोषक तत्व लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। जेट 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आपका फेरस है, फेरस को किस श्रेणी के अंदर डाला गया है। तो फेरस की बात करेंगे, फेरस को आपने देखा होगा माइक्रो एलिमेंट्स, फे, मनकु, जन्मो, बक्कल, निकल। तो फे का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, फेरस। तो यहाँ पर देखिएगा वृहद पोषक तत्व बिल्कुल गलत है, सूक्ष्म पोषक तत्व बिल्कुल राइट है, सुधार पोषक तत्वों में भी नहीं है, और उपरोक्त कोई में से भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व बी आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 21 देखिएगा, एक बार डाली गई जो
जैव खाद है, फसल का उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम होता है? तो जब बायो फर्टिलाइजर आपने यूज किया है, जैविक खाद आपने डाली है, वो 2 से 3 वर्ष तक काम आती है, उसके बाद है ना, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो 5 से अधिक वर्षों के बाद में उसका जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, वो 4 वर्षों तक वो उस खेत के अंदर क्या होता है, काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक है, और वो ये देखते नहीं है कि यहाँ लास्ट के अंदर आपके आवश्यक नहीं है दे रखा है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। मैग्नीशियम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट से बहुत ज्यादा जरूरी है, गंधक आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट से बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑर्गन पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, और जो कॉपर है आपका ये क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स है, इसलिए ये भी आपके पौधों के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ऑर्गन इसका क्या है, राइट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, फूल गोभी में भूरापन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो फूल गोभी के अंदर जो भूरापन है वो किसकी कमी से होता है? तो भूरेपन को अपन बहुत बात करेंगे, ब्राउनिंग जिसको कह सकते हैं। यहां देखिएगा कि जो ब्राउनिंग होता है, ब्राउनिंग क्या है कि जिसमें फूल गोभी का जो फूल है वो क्या होता है, भूरा होता है, और ये मोस्टली किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। तो फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी के कारण। जेट 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, देखो पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? जेट 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेट 2014 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां देखो पौधे द्वारा नाइट्रोजन को, एक आता है NH4+ और एक आता है आपके NO3-। तो यहां पर देखिए नाइट्रेट, और एक आता है आपका यहां पर अमोनियम दे नहीं रखा, इसलिए पौधे के द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है, नाइट्रेट के रूप में। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 2007 जेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट देखिएगा, अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधार किया जा सकता है? तो अम्लीय मृदाओं के अंदर आप जो है चूने का प्रयोग करके इसका सुधार कर सकते हो। मैंने कल भी बताया अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं। चूना 2 प्रकार का होता है, एक आता है भुजा हुआ चूना, एक आता है बिना भुजा हुआ चूना। तो मोस्टली भुजे हुए चूने का आप इसके अंदर प्रयोग करते हो, जबकि लवणीय सारे मृदाओं को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेगा, निम्न में से किस जैव उर्वरक को दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग में लिया जा सकता है? तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो काम में लिया जाने वाला जो बायो फर्टिलाइजर है, उस बायो फर्टिलाइजर की बात करेंगे, वो है आपका पहला एजोटोबैक्टर, बिल्कुल नहीं है, एजोस्पाइरलम बिल्कुल नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्की बिल्कुल नहीं है, और जी हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर है, राइजोबियम। क्योंकि दाल वाली फसलों की ग्रंथियों में पाए जाने वाला जो आपका लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ग्रंथियां होती है, उसके अंदर जो राइजोबियम प्रजाति का बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, उसके अंदर आवास या सहजीविका संबंध यापन करके वहां पौधों को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में होता है? तो कच्चा अस्थि चूर्ण जो होता है, अपन हड्डी के चूरे की बात करेंगे, हड्डी के चूरे के अंदर क्या पाया जाता है? तो हड्डी के चूरे के अंदर आपने देखा होगा मोस्टली हड्डी के चूरे के अंदर क्या होता है, फास्फोरस। अब यहाँ पर देखिए जो आपका नाइट्रोजन है बिल्कुल नहीं है, फास्फोरस बिल्कुल राइट आंसर जो है नंबर 2 है आपके, क्योंकि हड्डी के चूरे में सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, आपके फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पादपों को देखो कुल पोषक तत्वों की आवश्यकता की बात करें तो यहां पर जो आंसर होगा, पादपों को आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो कितना है, 16। तो आपका जो पहले ये 16 था, फिर एक और बढ़ गया जो निकिल है, निकिल को और जोड़ा गया, तो ये अब न्यूट्रिएंट्स कितने हो गए आपके, 17वां। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 17वां न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, निकिल जो एलिमेंट्स है वो 17 न्यूट्रिएंट्स के अंदर है। तो पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अमोनिया सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट, अमोनिया सल्फेट में सल्फर की जो मात्रा है, जेट 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमोनिया सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन, ये जो सल्फर की जो मात्रा है वो होती है आपके 24।
यहाँ देखिएगा अमोनिया सल्फेट में सल्फर की जो मात्रा है वो कितनी है आपके 24%। नेक्स्ट जो है नंबर 30, भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की प्रति हेक्टेयर जो खपत होती है वो कितनी होती है? तो भारत में एनपीके और पोटास की जो खपत होती है वो होती है आपके, देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है 2011 जेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 90 केजी, बिल्कुल गलत है ये। उसके बाद में अपन बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन है 102 केजी, बिल्कुल गलत है। 117 केजी गलत है। तो यहां पर बात करेंगे एनपीके की जो खपत है वो कितनी है? 128। ऑप्शन के आधार पे ये डेटा पुराना है, लेकिन यहां 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका राइट आंसर क्या था? वो है आपके 128 केजी पर हेक्टेयर एनपीके की खपत होती है। यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पूछा गया है 2012 जेट के अंदर। तो यहाँ देखो निम्न में से कौन सा तत्व तिलहनी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है? तो जब मैंने न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक आपको पढ़ाया तो वहां पर मैंने बताया था कि जो सल्फर होता है तेल वाली फसलों में तेल निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो सल्फर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका 31 का राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल वाली फसलों के लिए तेल निर्माण का कार्य किस न्यूट्रिएंट्स के द्वारा किया जाता है? तो वो न्यूट्रिएंट्स है आपका सल्फर। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 31 के बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपके लिए, देखिएगा यहाँ पर फसल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो फसल उत्पादन के लिए देखो कल भी अपन बात कर रहे थे, फसल उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम जो मृदा है वो कौन सी है? दोमट मृदा है। यहाँ रेतीली, मटिया, सिल्टी है नहीं, तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, पौधे नत्रजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो ये 2013 जेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आपके ये दे दिया आपके। तो यहाँ पौधे नाइट्रोजन का जो अवशोषण करते हैं वो NO3- के रूप में और NH4+ के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ये कह रहा है ए और बे दोनों, ठीक है। तो राइट आंसर होगा NO3- और NH4+। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। 34 जो क्वेश्चन है, पौधे में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? तो पौधे में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है? तो यहां पर अपन बात करेंगे ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए जो जिंक एलिमेंट्स है वो उसकी आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन के सांद्रण के लिए किस एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है? जिंक एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वो कहना चाह रहा है निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है? तो अल्ट्रा माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी अपन बात करेंगे। इसके अंदर अपन बात करेंगे जो मोलिब्डेनम तत्व है उसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। 36 की बात करेंगे, फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से किस तरह की विकृति पैदा होती है? तो देखो मैं आपको पहले भी कहना चाह रहा था, फूल गोभी में 2 प्रकार की दैहिक बीमारियां होती है जिसे फिजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। एक होता है व्हीप टेल जो मोलिब्डेनम की कमी से होता है, एक होता है ब्राउनिंग होता है, वो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। तो यहाँ देखिए आपके फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से किस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है? तो फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से देखो यहाँ पर व्हीप टेल, व्हीप का मतलब क्या होता है? मछली की पूंछ, ठीक है। व्हीप टेल मछली की पूंछ के समान यहाँ पर संरचना होती है। 37 के अंदर अपन बात करेंगे, फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ये क्वेश्चन आपके पहले भी दे दिया, जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर है। 38 में देखते हैं, उर्वरक के रूप में माना जाता है। तो यहां पर जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर ये क्वेश्चन ये था कि मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में किस उर्वरक को माना जाता है? तो एमाइड के रूप में जो उर्वरक है आपके वो कौन सा है? यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिया जो होता है वो किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। एमाइड का एग्जाम्पल क्या है? आपके यूरिया है। जेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है, नत्रजन पौधे द्वारा निम्न में से किस रूप में ली जाती है? तो पौधों के द्वारा जो नत्रजन है वो किस रूप में ली जाती है? NH4+ और NO3- जेट 2014 में। अब यहाँ ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर जो आपके 14 है वो है आपके
ये है कि डीएपी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है। तो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा की अपन बात करेंगे तो डीएपी में नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है वो देखिएगा, डीएपी जिसे मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था, डीएपी में एक होता है आपका पी और एक होता है एन। पी फॉर क्या होता है फास्फोरस 46 और एन की बात करेंगे इसमें 18% क्या होता है नाइट्रोजन। तो यहां पर देखिएगा पहले पूछ रहा है नाइट्रोजन, तो पहले क्या आएगा आपका 18 और फिर क्या आएगा आपका 48। तो यहाँ पर 46 या 48 भी ऑप्शन में आ सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। 41 में देखिए निम्न में से पोटास का सबसे अच्छा स्रोत है। 2004 जेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो पोटास का सबसे अच्छा जो स्रोत है, यहाँ बात करेंगे बेसिक जो स्लैग है, बेसिक स्लैग में भी क्या होता है पोटास होता है। ये बेसिक ये आपकी जो फास्फोरस होता है, रोग फॉस्फेट में फास्फोरस होता है, बोन मील में फास्फोरस होता है, लेकिन फ्लाइस जो आता है इसके अंदर क्या पाया जाता है आपके पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो पोटास का जो अच्छा स्रोत है वो क्या है फ्लाइस। निम्न में से किस पोषक तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस पोषक तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा। तो यहां पर मैं पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि आपका जो 17वां न्यूट्रिएंट्स है उसकी बात करेंगे तो 17वां जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है आपका निकिल, इसका आंसर है। तो 17वें न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन बात करेंगे तो वो कौन सा है आपका निकिल। क्वेश्चन नंबर देखो 43, धान में खैरा रोग 2015 के अंदर, 2018 के अंदर, और ये क्वेश्चन बारी बारी से रिपीट होता है। तो यहां पर धान का जो खैरा रोग है वो तराई वाले क्षेत्रों में जिंक तत्व की कमी से होता है। आपसे पूछा जाए तराई वाले क्षेत्रों में जिंक तत्व की कमी से धान की फसल में कौन सा रोग होता है, तो धान की फसल के अंदर जो रोग होता है उसका नाम है धान का खैरा रोग, जिसमें पत्तियों के जो किनारे हैं वो झुलसे हुए दिखाई देते हैं। इस रोग के कंट्रोल के लिए आपने देखा होगा ZnSO4 का प्रयोग करते हैं खेत में, या जिंक सल्फेट 25 जो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन खेत में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, फसल में लौह तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है। तो यहां पर देखिए फसल में लौह तत्व की जो कमी है वो कहां पर दिखाई देती है, तो लौह तत्व की जो कमी है यहां देखते हैं नई व ऊपरी पत्तियों पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई व ऊपरी पत्तियों के ऊपर फेरस तत्व की कमी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। जेट 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की जो विधि है उस विधि को क्या बोलेंगे फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर का अर्थ क्या होता है उर्वरक, गेशन का मतलब इरिगेशन का मतलब क्या होता है सिंचाई, तो इसे अपन क्या कहेंगे फर्टिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। यहां देखो टेक्निकल क्वेश्चन आपसे दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 46 जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। 40 केजी नाइट्रोजन देने हेतु डीएपी की जरूरत होगी। जेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो एक आता है आवश्यक फर्टिलाइजर की मात्रा ज्ञात करने का जो सूत्र आता है वो आता है, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक उर्वरक बराबर आवश्यक उर्वरक की मात्रा इनटू क्षेत्रफल, और उसके बटे में आता है उर्वरक में उपस्थित तत्व की मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, या उपस्थित तत्व की मात्रा। यहां पर ये आपका फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट है ना इसका आंसर निकालने के लिए आपको एक ही चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि एक किसान है, उस किसान को 40 केजी नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो किससे करनी है, डीएपी से। अब आपको पता है कि डीएपी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी होती है, 18%। तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए डीएपी की कितनी आवश्यकता होगी, फॉर्मूला है आवश्यक उर्वरक की मात्रा बराबर आवश्यक उर्वरक बराबर आवश्यक उर्वरक की मात्रा इंटू क्षेत्रफल इंटू क्या होता है 100, और उस उर्वरक में उपस्थित तत्व की मात्रा। तो यहां पर देखिए आवश्यक उर्वरक की मात्रा 40 केजी, एरिया क्या है आपका 1,
और 100 बटे में क्या होगा आपके 18%। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है 212 केजी। कि आप उस खेत के अंदर 222 केजी आप डीएपी दोगे, तब जाके क्या होता है आपका 40 केजी क्या मिलेगा, आपका नाइट्रोजन मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, आवश्यक उर्वरक बराबर आवश्यक उर्वरक की मात्रा इंटू एरिया इंटू 100 बटेवा उस उर्वरक में उपस्थित तत्वों की मात्रा। उर्वरक में उपस्थित तत्वों की मात्रा कितनी है 18, तो 40 इंटू 1 इंटू 100 बटेवा क्या हो गया 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आता है 222 केजी क्या देगा वो आपका डीएपी का यूज करेगा, तब जाके उसको 40 केजी नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर जो 47 है वो देखिए आप, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होता है, इसका मुख्य जो कारण है वो क्या है। यह कृषि प्रवेशक के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेट 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फास्फोरस की कमी के कारण जो पत्तियां हैं वो लाल और बैंगनी रंग की हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सुपरवाइजर और जेट दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है, तो यहां पर 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बनिक जो उर्वरक है इसका जो उदाहरण है, यहां सीधा सा देखिए आप, कार्बनिक उर्वरक जो उदाहरण है वो क्या है आपका यूरिया। 49 देखिए, वापस फिर रिवीजन हो रहा है, जेट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है फूल गोभी में भूरापन या ब्राउनिंग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो फूल गोभी में भूरापन या जो ब्राउनिंग होता है वो आपके बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, फूल गोभी में व्हीप टेल और ब्राउनिंग दोनों इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसलिए आप इसको देखिएगा। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, जेट 2017 के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले भी अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ इसके ऑप्शन दिए हुए नहीं, तो देखते हैं कि आपने देखा होगा सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर 2 चीज पाई जाती है, एक होता है सल्फर और एक होता है फास्फोरस। सल्फर की 12% मात्रा होती है और फास्फोरस की कितनी होती है 16। तो आपसे जो पूछा जाता है वो क्या है आपका 12% सल्फर की मात्रा पूछ रहा है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन 2016-17 जेट में, और ये आपके कृषि प्रवेशक भर्ती 2018 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 51 है, निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, जेट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, देखिएगा इसको। निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, तो यहां पे क्लोरीन, आयोडीन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन क्या है आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आता। जिप्सम में कैल्शियम की जो मात्रा है वो कितनी है, तो ये क्वेश्चन बारी बारी से रिपीट हो रहा है, जेट 2018 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां बात करेंगे, कल भी मैं बात कर रहा था आपके पहले वीडियो के अंदर, जिसमें अपन बात कर रहे थे कि जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है 29.2% मात्रा इसकी पाई जाती है। 53 की बात करेंगे, 53 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को कहते हैं। तो आपने देखा होगा एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है, एन पी और जो के है प्राइमरी है, कैल्शियम जो है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, ये आपके क्या है सेकेंडरी एलिमेंट्स है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को अपन क्या कहेंगे, इसको द्वितीयक पोषक तत्वों की श्रेणी के अंदर अपन डालते हैं। 54 जो है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन से तत्व को कहा जाता है 2018 के अंदर। तो आप ये देखिए 2018 में अपने टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां बात करेंगे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो है एनर्जी करेंसीज है, वो किसे कहेंगे, तो फास्फोरस को ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसीज के नाम से जाना जाता है। तो आप इस वीडियो के आधार पर ये आंकलन लगाए कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक है, फर्टिलाइजर का टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए कितना ज्यादा लाभदायक है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर का टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करोगे, ताकि आगामी एग्जाम में आप एग्रीकल्चर विषय में 40 के 40 क्वेश्चनों को राइट कर सको। धन्यवाद।